सर अगर बात की जाए कोरोना की, पिछले साल 2020 से कोरोना की शुरुआत हुई थी। फर्स्ट वे और सेकंड वे दोनों में क्या फर्क आपको दिखाई दिया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ने पहले भी फर्स्ट वेव में भी ट्रीटमेंट किया था और हमारा हॉस्पिटल तब भी कोविड हॉस्पिटल था, अभी भी है। तो इसमें मुझे लगता है काफी काफी कुछ है। मैं दोनों की मुझे जमीन आसमान का फर्क है। और फर्क इतना है कि शायद उसको कोविड-19 की जगह हमेशा उसको अभी कोविड 21 बोलना चाहिए, क्योंकि एक जो वायरस का नया वर्जन जो कि स्ट्रेन, जो कि शायद पूरी शायद दुनिया भर में इसके सब बारे में चर्चा हो रही है कि जो इंडिया में जो स्ट्रेन आया है और वो बाहर भी जा सकता है, और इवन बाकी लोग जो इंडिया से बाहर के देश है वो भी काफी चिंतित है। वो इसलिए चिंतित है क्योंकि ये जो स्ट्रेन है ये बहुत ही जल्दी इन्फेक्शियस, मतलब एक और दूसरे में फैलने वाला जो है बहुत ही आसानी से फैल जाता है। तो इसलिए हमने जैसे पहले वेव में देखे थे कि शायद एक अगर फैमिली थी उसमें अगर 5 लोग और पॉजिटिव तो अगर होते थे तो उसमें 2 शायद निगेटिव रहते थे। लेकिन यहाँ पे तो देखा गया कि एक बार अगर किसी फैमिली पॉजिटिव तो सभी लोग आगे पीछे पॉजिटिव होते ही हैं, सभी लोग 100%। एक तो ये वाला डिफरेंस देखा कि ये बहुत जल्दी बिल्कुल फैलता है। और दूसरा इसका ट्रीटमेंट, अगर सपोज पेशेंट को समझा नहीं कि उसको 5-7 दिन में अगर उसको था कोविड, जैसे बहुत बार होता है कि सिम्टम्स रहते नहीं है और ऊपर से पेशेंट भी घर में बैठ जाता है और हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं कि उसका इवन SpO2 कम रहता है, फिर भी उसको समझ में नहीं आता है कि हमें ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। ऐसे पेशेंट्स अगर इस वेव में आते हैं तो वो बहुत ही, उनका जो इलाज भी काफी जटिल रहता है, वो ठीक जल्दी नहीं हो रहा है। तो हमने देखा कि जैसे पहले वेव में आईसीयू में पेशेंट आते थे, थोड़े दिन रहते थे और फिर चले जाते थे, लेकिन इस बार जो भी पेशेंट अटके हैं आईसीयू में, जिनको काफी टाइम लग रहा है, उनके 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 लंग्स में भी बहुत ज्यादा उससे फर्क पड़ा है, जैसे पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस और लंग में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो भी काफी ज्यादा हो रहा है पहले से ज्यादा। दूसरा फीमेल्स जो देखे थे हमने, फीमेल्स फर्स्ट में काफी कम दिखी थी, इस बार हमने देखा कि फीमेल्स को भी ज्यादा हो रहा है। भले उनके डेथ्स ज्यादा उतनी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी फीमेल्स में ज्यादा हो रहा है। और ऐसी बहनें ये सब एक्चुअली गांव की, रूरल एरिया की है, जहाँ पे थोड़ा सा होता है निग्लेक्ट, तो होता ही है थोड़ा सा ये जो महिलाओं में, तो वो थोड़ा लेट आते हैं। लेट आने के कारण उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा होता है, उनका एडमिशन करना पड़ता है। तो ये वाली दोनों जो चीज देखिए, विरुलेंट स्ट्रेन जिसको बोलते हैं, विरुलेंट और पैथोजेनिक, ये 2 चीज ये स्ट्रेन में है और इसका तो पूरी चर्चा दुनिया में हो रही है और सभी लोग चिंतित है। हमने जैसे बात की थी, पहले जो वेव था, पहले वेव में लंग फाइब्रोसिस बहुत हद तक के देखा जाता है, जो कि अभी देखा जा रहा है। लेकिन म्यूकरमाइकोसिस, ये जो फंगल इन्फेक्शन है जो नाक से होते हुए आंखों में जाता है, आंखों से ब्रेन में जाता है, यहाँ तक कि अब तक के सुनाया है आपने पहला म्यूकरमाइकोसिस डिफाइन किया है, पेशेंट डिफाइन किया है, जिसके लंग में म्यूकरमाइकोसिस हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, तो ये जो लंग म्यूकरमाइकोसिस, जिसको ब्लैक फंगस भी बोलते हैं, ये बहुत ही खतरनाक फंगस होता है। और इससे पहले ये फंगस सिर्फ उनमें पाया जाता था जिनको ट्रांसप्लांटेशन करते थे और उनकी हम इम्यूनिटी कम सब करने के लिए कुछ ना कुछ दवाई, ताकि जो भी हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है वो लोग ये बाहर ना आ जाए, वो नहीं जाए करके इसलिए दे देते, उसको रिजेक्ट ना हो जाए, उनमें जो दिखाया जाता था। लेकिन अभी इस बार पहली बार ऐसा दिखाया गया है जो पहले वेव में नहीं था, और ये एक और शायद डिफरेंस रहेगा फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में, कि पोस्ट कोविड हम लोग को म्यूकरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस मिल रहा है, जो कि अपने जनरली नाक में रहता है या उससे साइनस में आता है, उसका ब्रेन में आता है। पर लेकिन हमने ऐसा केस देखा है जिसमें पेशेंट ने फिर घर में ट्रीटमेंट लिया, मतलब उसको कोविड के लिए एडमिट भी नहीं हुआ, कोई ऑक्सीजन नहीं लगा, और उसको शायद स्टेरॉइड लेकिन दिया था, जो कि अब ट्रीटमेंट है ऑफ चॉइस है इसका कोविड में। और उसको कम से कम 4 से 5 हफ्ते बाद वो जब आया तो उसके फेफड़े में हमने जब देखा तो उसमें पूरे छेद हो चुके थे, और उसको हमने जब ये सब स्कोपी से ब्रोंकोस्कोप डाल के, उसके दूरबीन डाल के उसको निकाल के जब टेस्ट किया तो उसके अंदर फर्स्ट हमको लंग्स के अंदर म्यूकरमाइकोसिस मिला। तो म्यूकरमाइकोसिस से डर इसलिए है क्योंकि अगर पेशेंट को होता है तो उसके लिए ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है, और ये पोस्ट कोविड पेशेंट में ऑपरेशन करना थोड़ा सा प्रॉब्लम जटिल होता है, क्योंकि एकदम से अभी कोविड हुआ है और ऑपरेशन के फिर मुझे खतरे भी रहते हैं। और दूसरा, इसका ट्रीटमेंट करने के बावजूद इसमें 10 में से 8 लोग शायद मुझे लगता बचते नहीं है। तो उसमें मॉर्टेलिटी रेट या ये जो मृत्यु दर ये 80 से 90%, तो बहुत खतरनाक है और ये हो रहा है, और जो कि एकदम काफी कुछ चिंताजनक है। सर जैसे आपने कहा कि लंग्स में पहली बार म्यूकरमाइकोसिस देखा गया, तो बॉडी के किसी और पार्ट में भी म्यूकरमाइकोसिस मिल सकता है? तो म्यूकरमाइकोसिस कहीं भी हो सकता है। तो इसमें देखा गया है कि लंग्स में, क्योंकि हम उसके फंगस के स्पोर्स जो होते हैं वो हम लोग सांस से खींचते हैं अंदर, तो वो वाले जाते हैं साइनस में, लेकिन वो किसी बॉडी में ऐसा था जैसे अगर मसल में आ गया तो मसल को खा लेता है वो। तो ये जो फंगस है ये एक्चुअली पूरा फ्लैश ईटिंग
एक्चुअली जो फंगस है मतलब मांसपेशी और इनको भी ये खा लेता है, और जहां पे भी रहेगा उसको एकदम उसको उसको पूरा खा लेगा। तो इसलिए उसको ज़ुम्बी फंगस ही बोलते हैं, ज़ुम्बीज लोग जो रहते हैं वैसे उसको ज़ुम्बी फंगस ही बोलते हैं। वो पूरा फ्लैश ईटिंग फंगस, तो बहुत खतरनाक है। इन सारी चीजें निगेटिविटी जो है, कोरोना हो गया, म्यूकरमाइकोसिस हो गया, लंग फाइब्रोसिस, ये सारी निगेटिविटी के बाद भी अगर एक पॉजिटिव चीज देखी जाए तो सेकंड स्ट्रेन से बहुत सारे लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। धीरे धीरे पेशेंट की जो संख्या है, एडमिशन की जो संख्या है, वो कम होते जा रही है और पेशेंट ठीक हो रहे हैं। रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। गेटवेल हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पिछले साल से लेकर कंटिन्यू कोविड का इलाज कंटिन्यूसली चल रहा है। सेकंड स्ट्रेन में भी आपके द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया। क्या कहेंगे, अभी जो रिकवरी रेट जो इतना अच्छा हो चुका है, पेशेंट कम हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय? तो इसका ऐसा रहता है कि जैसे ये बढ़ता है, ये मैंने जैसे कोविड का पैंडेमिक में जो वेव्स आती हैं, तो वेव्स में जैसे केसेस बढ़ते हैं, जिस फिर इससे जो स्पीड से रफ्तार से बढ़ते हैं ऊपर, वैसे ही वो रफ्तार से कम भी होते हैं। तो ये हमने मार्च के शायद एंड से हमने सिलसिला देखा था कि काफी केसेस हो गए थे और बेड मिलना मुश्किल हो गया था, लेकिन अभी 1 महीना हो चुका है और ये जो मई के फर्स्ट वीक के बाद से केसेस काफी कम हुए हैं। ये तो बिल्कुल अच्छी बात है। और लेकिन एक ही आशंका है कि हर समय जब भी होता है लॉकडाउन में हम देखते हैं कम होता है, लेकिन लॉकडाउन खुलता है तो क्या लोगों को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया और उसी इसके लिए वो अपना जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ देते हैं, और उनको बाद में फिर प्रॉब्लम होगी, उसका फिर कुछ ना कुछ वो सब करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो लेकिन ये अच्छी बात है कि अभी कम हो रहा है और शायद रेट कम होगी। जहाँ तक रिकवरी रेट है, रिकवरी रेट पहले की अपेक्षा इसमें थोड़ी कम है इनफैक्ट, लेकिन फिर भी वो पेशेंट वो है जो काफी लेट आए, जो अगर पहले से आ चुके हैं ट्रीटमेंट कराते हैं तो उनका काफी अच्छा रिकवरी रेट है। अगर बात की जाए लोगों की, तो लोग कोरोना थर्ड वेव से डरे हुए हैं। हर कोई अलग अलग तरह की बातें कर रहा है कि थर्ड वेव आएगी तो बच्चों के ऊपर इफेक्ट गिरेगा, थर्ड वेव आएगी तो ऐसा हो जाएगा, थर्ड वेव आएगी तो कोरोना और ज्यादा म्यूटेंट होके आएगा, और ज्यादा तकलीफदायक होगा, और अलग अलग फंगल इन्फेक्शन और अलग अलग तरह की बीमारियां लेकर आएगा। क्या कहेंगे इस चीज? तो इसमें मेरा बात है कि हमको तो पहले ही मालूम था कि सेकंड वेव आने वाली। हम फर्स्ट वेव में सेकंड वेव की बात भी कर रहे थे और सेकंड वेव आई, लेकिन हम लोग फिर भी तैयारी में नहीं थे और हम लोग काफी परेशानी हुई। तो थर्ड वेव आएगा, लेकिन कब आएगा उसकी कोई ऐसा कुछ अपन फिक्स डेट पता नहीं या फिक्स मंथ बता नहीं सकते हैं। लेकिन ये पक्का है क्योंकि अभी तो वैक्सीनेशन 18 साल से ऊपर के सबको दे रहे हैं, तो जो बच्चे हैं 18 साल से नीचे के बच्चे ही हैं और वही लोग हैं जिनको अभी बाहर एक्सपोजर नहीं हुआ, उनके स्कूल कॉलेजेस बंद है, तभी तक वो घर में बैठे हैं। लेकिन जब बाहर जाएंगे शायद तो उनको इन्फेक्शन लगने के चांसेस है और ये थर्ड वेव जो है वो वाले शायद बच्चों को ज्यादा होगी। ये अच्छी बात है कि तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन वो तैयारी पेपर पे ना रहे और वहाँ पे ग्राउंड जो रियलिटी में शायद उसमें कुछ ना कुछ करना परिवर्तित होना पड़ेगा ताकि अपने को ग्राउंड में कुछ चेंजेस दिखे, ना कि ऑन पेपर। जी सर, अगर गेटवेल हॉस्पिटल की बात की जाए, आपकी बात की जाए, तो अभी तक क्या आपने फर्स्ट वेव को बहुत बेहतरीन तरीके से संभाला है, सेकंड वेव को भी संभाला है, थर्ड वेव के लिए किस तरह की तैयारी गेटवेल हॉस्पिटल के द्वारा और आपके द्वारा की जा रही है? हमारा स्पेरेटिक्स डिपार्टमेंट है एक्चुअली, यहाँ पे पूरा एक फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है और उसमें डॉक्टर शिल्पा सर है उसकी एचओडी। तो उन्होंने ऑलरेडी जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने टास्क फोर्स बनाया है, इसका पेरेटिक का प्रोटोकॉल उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है और उसकी तैयारी चल रही है। तो हमारा प्रॉपर पेरेटिक वार्ड है, तो हम लोग शायद हो सकता है कि इसका पूरा सब अच्छे से तैयारी है और हम लोग शायद उस वक्त भी जैसे एडल्ट कोविड को हमने हैंडल किया है ठीक से, शायद हम लोग तब भी हम लोग करते हैं उसकी तो पूरी सब तैयारी चल रही है। जी सर, अगर बात की जाए पेशेंट ट्रीटमेंट में डॉक्टर लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पेशेंट केयर में हॉस्पिटल के नर्सेस इनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। आज वर्ल्ड नर्स डे है, तो इसके उपलक्ष्य में आप जो नर्सेस है जो रात दिन आपके कंधे से कंधे मिला के काम कर रही हैं, क्या संदेश देंगे? तो बिल्कुल, तो मेरा मानना है कि यू आर ओनली एज गुड एज योर टीम, मतलब कि आप उतने अच्छे हैं जितने आपकी टीम अच्छी है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, उसमें टीम वर्क का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम लोग से डॉक्टर्स हैं तो हम लोग तो खैर राउंड लेके निकल जाएंगे 4 घंटे 5 घंटे, लेकिन उनको 8-8 घंटे की ड्यूटी करना पड़ता है, वो भी पीपी किट्स पे पहनना पड़ता है। तो उनकी तो मैं बिल्कुल बहुत ही ज्यादा बिल्कुल यानी कि जो सराहना करूंगा उनके वर्क के, और उनके बिना हम लोग शायद कुछ भी ना कर पाते। तो ये टीम वर्क है और हमें उनका भी कंट्रीब्यूशन ध्यान देना पड़ेगा। और नर्सेज डे तो उनका तो पूरा ये है कि उनका जो पूरा जीवन पूरा सेवा में जाता है और वो सेवा भाव में ही उनकी सब ठीक रहता है। तो वो एक बहुत अच्छी बात है और वो टीम वर्क है, तो उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अच्छा है और सराहनीय है। अंत में कोविड को लेकर क्या एक संदेश आप जनता को देंगे? तो एक बहुत बड़ी बात है कि कोविड को वैसे जनता को लगता नहीं है कि कोविड
बहुत बड़ी समस्या है, लोग थोड़ा उसको लाइटली लेते हैं। उनको ये भी समझता नहीं कि इसके इवन ट्रीटमेंट कॉस्ट भी ज्यादा रहती है। तो ये बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट कैप्ड रेट्स में भी अगर कोई पेशेंट आईसीयू में रहता है तो उसका 2.5 लाख बिल बनता ही बनता है नॉर्मल गवर्नमेंट रेट से। लेकिन लोगों को शायद ये सब समझ नहीं आता कि ये इतना इतना तो महंगा इलाज है और वो फिर उसके सब प्रति और मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं रहता है। तो ये सब कराने की कोशिश आई थिंक करना चाहिए। और आई थिंक पब्लिक को सभी कुछ जो है बिल्कुल जो डॉक्टर हॉस्पिटल से कुछ ना कुछ यानी कि जो सहानुभूति रखना चाहिए। 1 साल से जेल रहे हैं तो शायद उनसे भी बहुत कुछ कोऑपरेशन की उम्मीद है। और शायद इसके बाद लॉकडाउन खुलने के बाद में अगर अप्रोप्रिएट कोविड अगर बिहेवियर रखें तो शायद हमारी शायद समस्या कम हो जाए।